तो हेलो हेलो हेलो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो माय नेम इज विवेक मौर्य एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये क्लास 12 की फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई कहते हैं। तो ईएमआई क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से जनरेट होता है, ठीक, फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीज आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसके बारे में किसने बताया होगा, तो फैराडे और एक लेंज नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, फैराडे एंड लेंज नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर्स में डिस्कस करा था, आपने याद होगा अगर, तो जैसे एक चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब चार्ज पार्टिकल कहीं पे मूव करता है किसी कंडक्टर वगैरह में, तो वो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ये तो याद ही होगा कि जब चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करता है, ठीक है, जब चार्ज कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, और उसका मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा साथ साथ में वो अपने आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको याद हो तो इसके बारे में ओरस्टेड ओरस्टेड नाम की एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जब किसी कंडक्टर बॉडी में करंट फ्लो करवाया जाता है तो वो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है और मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है। तो ठीक इसी का उल्टा जब करने की बारी आई कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा सके। तो आपके दो साइंटिस्ट आए उस टाइम पे, फैराडे, ठीक है, फैराडे एंड लेंज। तो इन्होंने मिलके इस बारे में डिस्कस करा कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवा सकते हो। तो कैसे करवाया जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसमें यही डिस्कस करते हैं कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज या कह सकते हो किसी कंडक्टर बॉडी में करंट जनरेट करवाते हो। ठीक है, कि जिस प्रोसेस से आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर बॉडी के ऊपर आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाते हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है, उस फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अगर उसको लिखना हो तो ऐसे लिखोगे कि द प्रोसेस, द फिनोमेना, ऐसा करके लिख लो, द फिनोमेना इन विच इन विच इलेक्ट्रिक करंट electric current generate electric current generate in a conductor, in a conductor body, uh, which is placed in, which is placed in magnetic field, which is placed in magnetic field। ठीक है, जब किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पे जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाया जाता है तो उस फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको ईएमआई कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक चीज और याद रखना, इसमें आपको बहुत बारी ईएमआई की जगह पे आपको ईएमएफ करने को मिलेगा, कि ईएमएफ ईएमएफ ऐसा बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो जो ईएमएफ होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो उसकी वजह से जो आपको पोटेंशियल देखने को मिलता है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलता है उसको ईएमएफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको, ये दोनों टर्म्स आपको बार बार मिलने वाले, तो इनको याद कर लो कि ईएमएफ क्या होता है या ईएमआई क्या होता है। तो जब किसी कंडक्टर बॉडी में कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है या फिर जब करंट जनरेट करवाया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को ईएमआई कहा जाता है। और उसपे जो वोल्टेज वगैरह या फिर जो फोर्स
जनरेट होता है उसको ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कैसे होता है, तो अगर इसके बारे में डिस्कस करना हो तो सपोज करो, जैसे मान लो आपके पास में ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज आपके पास में ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, जो कि मान के चलो कि बोर्ड के अंदर की साइड पे जा रही है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको बी से दिखाते हैं। तो आपके पास में सपोज करो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास में ये कह लो, सपोज आपके पास में एक कंडक्टर बॉडी है। ये एक कंडक्टर बॉडी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये एक क्या है, कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर कॉइल मान लो, कंडक्टर कॉइल कह लो, कंडक्टर बॉडी या कंडक्टर कॉइल कह लो। ठीक है, मतलब कंडक्टर वाली एक चीज है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आपको ईएमआई जनरेट करवाना है, तो कैसे ये प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या करना होता है कि आपको देखो फिनोमेना क्या कहता है, इसका प्रोसेस क्या कहता है कि आपको एक कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाना है। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा, जो करंट जनरेट होगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। वो होता है कैसे, तो सपोज करो हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर कॉइल ले लिया जो उसके अंदर लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इस यूनिफॉर्म ये कंडक्टर बॉडी को इसको अंदर लेके जाते हो ना, तो आपको करंट जनरेट करवाना है। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जैसे ही किसी कंडक्टर बॉडी को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके गए, तो जब लेके गए तो उस टाइम पे तो करंट में कोई चेंज नहीं आया, करंट आपकी जीरो थी। जब लेके गए, स्टार्टिंग में ऐसे लेके गए, तो करंट में कोई चेंज नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा कि जब इसको इसके अंदर रखा गया तो करंट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक, तो इन्होंने कहा तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जब मतलब जो थ्योरी बनाई गई थी उसके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या करा गया, तो उन्होंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, तो इसको इसमें ऐसे ये कह सकते हो, इसको ऐसे रोटेट करवाया गया, इसको ऐसे घुमाया गया। ठीक है, ये आगे से ऐसे घुमाया गया, तो इसको जब रोटेट करवाया गया तो भी करंट की वैल्यू कुछ नहीं मिली। ठीक है, मतलब इसको रखा गया, आगे लेके गया गया तो भी कुछ नहीं मिला, इसको रोटेट करवाया गया तो भी कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम बढ़ा भी सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम घटा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है। ठीक है, ये कंडक्टर बॉडी, क्या अगर एरिया वगैरह आपको बढ़ाना हो तो इसकी एरिया बढ़ाने और घटाने का काम तो हमारे हाथ में है। तो हम अगर मान लो कि हम इसको कंडक्टर बॉडी को इसमें लेके गए और इसको घुमा के भी देख लिया हमने, तो करंट जनरेट तो नहीं हुआ। तो क्या हम ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दें? तो उन्होंने ये करा कि जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी थी इसकी वैल्यू को जब बढ़ाया, तो हाँ, उस टाइम पे करंट आपको मिला, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो आपको करंट मिल गया था। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को उन्होंने बढ़ा के देखा तो आपको करंट की वैल्यू मिली। ठीक, और फिर उन्होंने कम करके भी चेक कर लिया कि क्या कम करने के बाद मिलता है, तो हाँ, जब उन्होंने कम करा तो भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिली थी उस टाइम। ठीक है, मतलब तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई थी कि हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी कंडक्टर बॉडी को रखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग लेके आओ आप, तो करंट की वैल्यू, मतलब उस कंडक्टर बॉडी में करंट जनरेट हो सकता है। ठीक है, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करो किसी कंडक्टर बॉडी को रख के, तो करंट इंड्यूस्ड हो सकता है, मतलब उस कंडक्टर बॉडी के ऊपर करंट जनरेट हो सकता है। तो ये पॉसिबल था। तो एक चीज तो ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार ये तो पॉसिबल है, मतलब ये जो फिनोमेना तैयार करा गया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप एक कंडक्टर बॉडी को रखती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो इस तरीके से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हाँ, तो ये तो होगा, ये प्रोसेस तो होना है। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने क्या करा कि इसके एरिया में चेंजिंग करके देख लिया, क्या हम इसके कंडक्टर की बॉडी को एरिया को चेंज कर दें, इसको छोटा कर दे, बड़ा कर दे, तो इसकी एरिया में अगर चेंज करें तो क्या कोई चेंजिंग पॉसिबल है, क्या करंट जनरेट हो सकता है? तो हाँ, हुआ। उस टाइम पे भी करंट की वैल्यू में कुछ ना कुछ तो चेंज आया, मतलब करंट इंड्यूस्ड हुआ उस टाइम पे भी। मतलब एक तो पहले उन्होंने ये ट्राई करा कि क्या हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज लाते हैं तो ये जो भी आपका कंडक्टर बॉडी है उसमें करंट जनरेट होता है, तो हुआ। उन्होंने एक चीज तो कंफर्म कर लिया कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चेंजिंग लाते हो तो करंट जनरेट होता है। दूसरी चीज उन्होंने उसके एरिया में भी करके देख लिया कि एरिया में अगर करते हैं तो ऐसा कुछ पॉसिबल होता है, तो हुआ। उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। तो दो चीजें कंफर्म हो गई कि अगर आप किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में चेंजिंग करते हो तो करंट आपका इंड्यूस्ड होगा। तो ये दो चीज तो पॉसिबल हो गई।
तीसरी चीज उन्होंने क्या करी, फिर आगे डिसाइड करा कि एक आध काम और कर लेते, करके देखते कि क्या और कुछ हो सकता है। तो एक तो पॉसिबल था कि इसको लेके जाना था, नहीं हुआ था। इसको घुमा के देख लिया, नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके देख लिया तो हो गया, और एरिया भी चेंज करके देख लिया तो भी हो गया। तो एक काम और करा, जैसे सपोज करो ये कॉइल को ऐसे रखा गया था, ठीक है। तो इस सपोज करो ये कॉइल ऐसे रखा गया है, ठीक है, इस तरीके से रखा गया है। तो इस कॉइल को जब उसके एक्सिस पे ऐसे रोटेट करवाया गया, ऐसे रोटेट करवाया गया उसके एक्सिस पे, ठीक है, गोल गोल उसके एक्सिस पे इस तरीके से घुमाया गया, ठीक। जैसे मान लो ये उसका एक्सिस है और ये कॉइल रखी गई है, ठीक है। तो इस कॉइल को जब इसके एक्सिस के गोल गोल ऐसे रोटेट करवाया गया, इसको जब घुमाया गया ऐसे गोल गोल, तो देखो ऐसे जब घुमा के आगे लेके जा रहे थे तो कुछ नहीं हुआ था, पर इस कॉइल को जब ऐसे गोल गोल उसमें रोटेट करवाया गया, तो जब रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है, देखो रोटेट करवाते हैं तो जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी वो अंदर की साइड में थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की साइड में थी, और सपोज करो स्टार्टिंग में उसको हमने ऐसे रखा था, ठीक है, और हमने उसको रोटेट करा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा रोटेट करने के बाद, ठीक है। तो जब रोटेट करा तो उसका एंगल चेंज हुआ, ठीक है, उसको जब रोटेट करवाया गया तो उसका एंगल चेंज हुआ, और जैसे ही एंगल चेंज हुआ तो भी देखा गया कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जनरेट हुई। मतलब इसको घुमा के उसके एक्सिस पे से गोल गोल घुमा के, उसको गोल गोल घुमाने को कहा जाता है ओमेगा, मतलब ओमेगा से उसको गोल गोल ऐसे घुमाया गया। जब उसको उसके एक्सिस पे घुमाया गया तो पता चला कि उसके एंगल में जब चेंजिंग लाते हैं, ठीक है, एंगल को कम या ज्यादा करते हैं तो भी आपको करंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिली थी, ठीक है। तो तीन चीजें पॉसिबल हो गई कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते हो घटाते हो तो भी आपको करंट इंड्यूस्ड होता है, एरिया को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो भी करंट इंड्यूस्ड होता है, और तीसरी चीज जब आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल को चेंज करते हैं तब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड में सॉरी आपको करंट की वैल्यू में चेंजिंग देखने को मिलती है, मतलब उस कंडक्टर बॉडी पे करंट इंड्यूस्ड होता है उस टाइम पे भी। तो इन सब चीजों को कलेक्टिवली करके, अब इनको ऐसे अलग अलग कहना, बार बार कहना पड़ रहा है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड, एक बार एरिया, फिर एक बार आपको एंगल पे बताना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को जब कलेक्ट करके बताया गया तो इन्होंने तो इस चीजों को जब कलेक्ट करा गया तो इस तरीके से उनको नाम दे दिया गया कि इन सबको एक साथ मिक्स करके लिख लो, ठीक है, सबको एक साथ मिक्स करके लिख लो। तो एक साथ मिक्स करके उसको एक कलेक्टिव नाम दे दिया मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, कलेक्टिव नाम दे दिया कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ में जब एंगल पे आपका ये इंड्यूस्ड करंट चेंज हो रहा है तो उसको उन्होंने कलेक्टिवली नाम दे दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको कलेक्टिवली कह दिया मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब उसको फाई से दिखाया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, और फाई बी, और होता है इसका फॉर्मूला होता है कि आपके मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड पे चेंज कर रहा था, एरिया पे चेंज कर रहा था, उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। तो उसको कहा गया कि, या फिर ऐसा कर लो, इसको ऐसा कहते हैं बी ए कॉस थीटा भी कहा जाता है। मतलब आप इनको कलेक्टिवली, मतलब एक बार ही मैग्नेटिक फील्ड में आपने चेंजिंग करा तो भी आपको करंट मिला, फिर आपने एरिया में चेंजिंग करा तो भी आपको करंट की वैल्यू मिली, आपने एंगल वगैरह को चेंज कर लिया तो भी आपको करंट की वैल्यू मिली। तो उन्होंने इन सब चीजों को कलेक्टिवली करके अलग अलग ना कह के इन्होंने कह दिया कि उसको हम एक साथ बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इन तीनों चीजों को ना बोल के आप ये बोलो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजिंग आती है, ठीक है, मतलब जब ये सब चीजें होती है तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर ईएमआई इंड्यूस्ड होता है, ईएमआई जनरेट होता है, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए उन्होंने कलेक्टिवली क्या कह दिया कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर बॉडी को रखा जाता है तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा तो उस टाइम पे आपके ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा, एंगल में चेंज आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो आपका उस कंडक्टर बॉडी में ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, या फिर ईएमआई इंड्यूस्ड होगी। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि उसको बताने का कि ईएमआई क्या होती है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी पता चल गया कि इन सब चीजों को कलेक्टिवली कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एक टर्म जनरेट कर लिया उन्होंने कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, ठीक वैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी था, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है। तो इन सब बातों पे डिपेंड करने लगा। तो आपका जो ईएमआई या फिर ये कह सकते हो ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, तो उसका मतलब होता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी कंडक्टर बॉडी को रखते हो तो उसके मैग्नेटिक फील्ड, उसके एरिया और
मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल में जब चेंजिंग आता है, तो इतना तीनों न कह के आप शॉर्टकट में बोल दो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आता है तो आपके कंडक्टर बॉडी पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और अगर आपकी सर्किट क्लोज हुई, ठीक है, सपोज बाय द वे अगर आपकी पूरी सर्किट क्लोज हुई तो उस टाइम पे उसमें करंट भी जनरेट होता है। ये बाद में आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है ईएमआई। व्हाट इज ईएमआई या फिर व्हाट इज ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मूला वगैरह निकालना हो तो क्या करोगे, तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि ईएमआई क्या होता है, ठीक है। आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि जब किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ये एरिया कह सकते हो, और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच का जो भी एंगल होगा उस बात पे डिपेंड करता है। तो अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगली टॉपिक रहेगी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है भाई कि यही है, आपके मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिपेंड करती है कि अगर किसी आप कंडक्टर बॉडी को ऐसा कर लो, इसका डेफिनेशन वगैरह लिखना हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, ये कर लो कि व्हेन ए बॉडी या फिर एन कंडक्टर बॉडी इज प्लेस्ड इन, ऐसा कर लो, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कर लो, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स, द magnetic flux will be generate and is written as, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे राइट करोगे तो उसको लिखा जाता है फाई बी करके, मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाएंगे फाई से, और मैग्नेटिक फील्ड का दिखा दे तो फाई बी करके लिखा जाता है। आप नॉर्मली फाई बी करके लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फाई बी करके दिखाया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, ठीक है। बी डॉट ए कहा जाता है या फिर उसको कहा जाता है बी ए कॉस थीटा। जो फाई होता है आपका वो होता है बी ए कॉस थीटा के इक्वल के बराबर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। जैसे अगर इसका फिगर वगैरह आपको ड्रॉ करना हो तो सपोज करो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आपने एक कंडक्टर बॉडी को रखा है, ठीक है, जिसका एरिया है ए। इस कंडक्टर बॉडी का एरिया है ए और ये एक एंगल पे रखा गया है। तो सपोज करो अगर आप इसका एरिया वेक्टर निकालते हो, जैसे आउटसाइड दिखने को मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे आउटसाइड, तो हम एंगल यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं कि किसी एंगल पे रखा गया है, ठीक है। पूरा डिटेल में ना जाके एंगल को ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक। तो अगर उस टाइप पे ऐसा कुछ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर बॉडी को थीटा एंगल पे अगर रखा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और फाई बी इज इक्वल बी ए कॉस थीटा कहा जाता है उसको। अगर आप ये होता है टोटल एरिया के लिए, अगर आप टोटल निकालते हो तो तब ये उल्टा है। अगर आप किसी छोटे पार्ट के लिए निकालो, सपोज करो जो आपने कंडक्टर बॉडी ली है इसका कोई छोटा सा हिस्सा तोड़ लो, इस छोटे से हिस्से के लिए अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे लिखा जाता है डी फाई बी इज इक्वल बी डॉट डी ए, ऐसे लिखा जाता है। छोटे से हिस्से के लिए अगर लिखना हो, फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, फॉर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, छोटे से पार्ट के लिए लिखना चाहो तो ऐसे डी फाई बी करके लिखोगे, बी डॉट डी ए करके, और फॉर पूरे एरिया के लिए लिखना हो तो ऐसे पूरा करके लिखा जाता है फाई इज इक्वल बी डॉट, ठीक है। आगे अगर इसके यूनिट के बारे में चर्चा करी जाए तो व्हाट इज इसका यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। तो अगर यूनिट के बारे में डिस्कस करें तो कह सकते हो इसका यूनिट होता है वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेबर मीटर स्क्वायर मींस आपके मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर मीटर स्क्वायर एक इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है। इसको आप टेस्ला भी कहते हो, वेबर मीटर स्क्वायर को आप टेस्ला भी बोलते हो, ठीक है। तो टेस्ला भी हो सकता है, ठीक। आगे इसके अगर हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डायमेंशन के बारे में अगर डिस्कस करा जाए तो डायमेंशन देखो क्या होता है। तो पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपके एरिया के डायमेंशन से,
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, देखो ML0 T-2 A-1, ठीक है। ये होता है आपके मैग्नेटिक क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड का डायमेंशन, ठीक है। एंड साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, तो एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर होता है, मतलब L2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो डायमेंशन आपको मिलेगी, ये मिलेगी ML2 T-2 A-1, ये इसका डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है और ये आपकी एरिया का डायमेंशन है, ठीक है। ये एरिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है M L⁻�0 T⁻², A⁻⁻1, और आपके एरिया का डायमेंशन होता है L2, ठीक है। दोनों को मैच कराएंगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो ML2 T-2 A-1, ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन और फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चलो आगे इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फैराडे का जो लॉ दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, फैराडे का लॉ क्या था, ठीक है। और डिस्कस करेंगे लेंज लॉ क्या होता है, ठीक। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज फैराडे लॉ एंड व्हाट इज लेंज लॉ के बारे में, ठीक है। और इनका अगर आपको नोट्स तैयार करना होगा ना, तो ऐसी वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट्स तैयार कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करेंगे लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ के बारे में। चलिए अगली हेडिंग रहेगी हमारी फैराडे लॉ, फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। कि फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कौन कौन सा लॉ दिया था, तो उसके हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो फैराडे ने वही बताया था कि जब किसी कंडक्टर बॉडी को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो एक करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो उन्होंने पहली बात तो यही बोली थी, व्हेन ए कंडक्टर placed in uniform magnetic field and change their flux, ठीक है, change their flux, there will be EMF induced, मतलब जब किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद उसमें जब करंट वगैरह में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से हमारा EMF प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। और जो EMF प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि देखो, पहली बात तो ये बोली थी कि जब किसी कंडक्टर बॉडी को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने पे आपको EMF प्रोड्यूस करके मिलेगा, वहां पे EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब EMF जब इंड्यूस्ड होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आगे उन्होंने बताया कि द EMF वैल्यू ऑफ EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बताया उन्होंने कि जब EMF जो प्रोड्यूस्ड होगा उस EMF की वैल्यू अगर पता करनी हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो EMF होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, EMF लिखेंगे हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। जो EMF होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। तो फ्लक्स को दिखाया जाता है फाई से, और उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ को दिखाना हो तो डी फाई बाई डी टी करके दिखाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज को ऐसे दिखाया जाता है, डी टी से डिवाइड करा जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का है तो डी फाई बाई डी टी, ठीक है। हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को लेके चल रहे हैं, ठीक। तो आगे और इसको जब ये कांस्टेंट वैल्यू को हटाओगे तो कोई के टर्म यूज करना पड़ेगा, जानते ही हो EMF है, इसकी कांस्टेंट को ये
प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा डी फाई बाई डी टी करके, और एक कांस्टेंट की वैल्यू अगर एक हो, ठीक है, एयर वगैरह में चल रहा हो एक हो, तो ईएमएफ की वैल्यू आपको मिलेगी डी फाई बाई डी टी। ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा गया है, ठीक है, और यही होता है आपका ईएमएफ का फॉर्मूला बाई फैराडे लॉ। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, चेंज इन या फिर ये कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उसके इक्वल के बराबर आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू के बराबर आएगा। तो ये होता है आपका ईएमएफ, ठीक है। और अगर देखो, अब इन्होंने इतना बोल के छोड़ दिया, फैराडे ने इतना बोल के छोड़ दिया कि जब किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू होती है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। इतना बोल के उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर आगे बात आई कि उसका अगर सपोज करो कि अगर बात यह है कि अगर आपकी सर्किट क्लोज हुई, सर्किट चाहे एयर में रखी हो चाहे कहीं पे भी रखी हो, अगर सर्किट क्लोज हुई तो जाहिर सी बात है उसमें करंट फ्लो करेगा, तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। अगर सर्किट क्लोज हुई तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा, तो उस करंट की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे और उस करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन उठाए गए। तो फिर जैसे सपोज करो अगर कि अगर आपकी सर्किट क्लोज हुई तो करंट की वैल्यू अगर निकालना हो जाए तो वो उसकी वैल्यू होती है ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ को ना ऐसे भी दिखाया जाता है, इस तरीके से, ईएमएफ को इस तरीके से भी दिखाया जाता है, ईएमएफ डिवाइड बाई आर, ये इसका फॉर्मूला बनेगा ईएमएफ डिवाइड बाई आर, करंट की वैल्यू का। अगर आपकी सर्किट क्लोज हुई तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला ये होगा ईएमएफ डिवाइड बाई आर, ठीक है। आर मींस रेजिस्टेंस होता है, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल या आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई इंड्यूस्ड, ये हो जाएगा आई इंड्यूस्ड, ईएमएफ की वैल्यू पुटअप करेंगे तो डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर, तो ये आपके इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हो जाएगी डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो अगर सर्किट क्लोज, ये तब आएगा इफ सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज, अगर आपकी सर्किट क्लोज हुई तो उस टाइम पे जो इंड्यूस्ड करंट आएगा उसकी वैल्यू होगी ईएमएफ डिवाइड बाई आर, या फिर आप बोल सकते हो मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठाया गया कि जो भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, ठीक है, कि जो भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में फिर लेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो ये प्रोसेस तो सब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस डायरेक्शन के बारे में, करंट के बारे में नहीं बता पाया, तो उसके बारे में फिर लेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, जब भी करंट कोई इंड्यूस्ड होगा तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करिए, फिर आगे हम लेंज लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज लेंज लॉ। चलिए अगली हेडिंग रहेगी हम लोग की लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ तो हो गया, अब डिस्कस करेंगे लेंज लॉ क्या होता है, ठीक। तो लेंज ने क्या बताया कि जो भी आपका करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन को पता करना है, तो उसकी डायरेक्शन आप इस हिसाब से बताना कि जिस हिसाब से वो करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। मतलब ईएमएफ या जो भी करंट आपका डायरेक्शन बताना होगा, तो जो भी करंट आपका इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन वो होगी जिस सोर्स से वो इंड्यूस्ड हुआ है उसको वो अपोज करने का काम करेगा। मतलब फिर से सुनो, जिस सोर्स से करंट इंड्यूस्ड हुआ है उस सोर्स को वो अपोज करने का काम करती है, ठीक है। जो भी आपका करंट इंड्यूस्ड होगा, द इंड्यूस्ड करंट इन EMI is oppose the source for which it can induced, जिस सोर्स की वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ होगा, ठीक है, जिस सोर्स की वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ था उस सोर्स को वो अपोज करने का काम करेगा, तो उस हिसाब से आप उसकी डायरेक्शन को बता पाओगे। जैसे अब कैसे हुआ होगा, तो करंट इंड्यूस्ड कब हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर,
तो वो इंड्यूस हुआ था जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा था। ठीक है, जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स था, हमने जब उसमें चेंजिंग लाई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हम लोग चेंजिंग लाते हैं तो उस टाइम पे आपका करंट इंड्यूस होता है और जब सर्किट क्लोज होती है, ठीक है, जब सर्किट क्लोज होती है, किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आती है, ठीक है, एरिया में चेंजिंग आती है, एंगल वगैरह में चेंज आता है, तो वो ना करके हम बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजिंग आती है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो करंट आपका इंड्यूस्ड होता है। अब वो करंट इस मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को अपोज करेगा, मतलब अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाओगे तो करंट उसको बढ़ने नहीं देगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को घटाओगे तो करंट उसको घटने नहीं देगा। ये इसकी डायरेक्शन होती है करंट की। मतलब करंट के बारे में उन्होंने इस तरीके से बताया कि जिस सोर्स के वजह से वो जनरेट हुआ है तो उस सोर्स को वो अपोज करने का काम करेगा, अपने सोर्स को अपोज करने का काम करेगा। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये करंट इंड्यूस्ड हुआ है, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाओगे तो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाओगे तो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को घटने नहीं देगा। ये बताया था लेंज ने। ठीक है, मतलब करंट की वैल्यू को बढ़ाना चाहो तो बढ़ने नहीं देगा, करंट की वैल्यू को घटाना चाहो तो घटने नहीं देगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाना चाहोगे तो वो उसको अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को घटाना चाहोगे तो वो उसको फिर भी अपोज करेगा। ठीक है, तो उस सोर्स को वो अपोज करता है। तो ये होता है आपके करंट का डायरेक्शन वगैरह। ठीक, अब उसकी वैल्यू फिर उन्होंने जो अब डायरेक्शन बताना हो गया, तो अब उन्होंने क्या कहा कि जो भी फैराडे ने फॉर्मूला दिया था ईएमएफ का, कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला था मॉड ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ये फॉर्मूला था आपके ईएमएफ का। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि बस इसमें एक माइनस ऐड कर लो, इसमें एक माइनस इंक्लूड कर लो, यही आपके इंड्यूस्ड करंट के बारे में डिस्कस करेगा कि इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से काम करता है। मतलब उन्होंने एक माइनस बढ़ा दिया और ये बोल दिया कि जिस सोर्स की वजह से वो इंड्यूस्ड हुआ था उस सोर्स को वो अपोज करने का काम करता है, और उसका फॉर्मूला ईएमएफ का उस टाइम पे तब ये बनेगा माइनस का डी फाइव बाई डी टी, और वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो वो उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। जैसे मान लो आपके पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज आपके पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कॉइल रखते हो, इस तरीके से आपने एक कॉइल रखी। ठीक है, और ये मान के चलते कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ रही है। सपोज करते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड में बढ़ रही है, हम मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में बढ़ रही है। तो जब करंट की डायरेक्शन बतानी होगी तो वो करंट क्या करेगा, उस अंदर की तरफ बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो करंट की डायरेक्शन आपको मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की साइड जाएगा, ठीक है, बढ़ती हुई अंदर की साइड जाएगी, तो करंट जो इंड्यूस हुआ होगा वो उसकी वैल्यू को रोकेगा, उसको अपोज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमना स्टार्ट करेगा। मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी उस टाइम पे। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दूसरी कंडीशन में ऐसा कह सकते हो सकता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट भी रही हो। तो अगर हम ये मान के चलते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज करो आपके पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कॉइल रखते हो। ठीक है, एक कॉइल को रखते हो और मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो बाहर की तरफ घट रही है। हम सपोज करते हैं, देखो अब अंदर की तरफ बढ़ भी रही है और अंदर की तरफ घट भी रही है, तो दोनों सेम हो नहीं सकता एक टाइम पे। तो सपोज करते हैं अंदर की तरफ जब बढ़ेगी तो बाहर की तरफ वो घटेगी, ये पॉसिबल है। तो जब वो बाहर की तरफ घट रही होगी, बाहर की तरफ घट रही है, हम सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो बाहर की तरफ कम हो रही है, तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो बाहर की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो उसको अपोज करने का काम करेगी। ठीक है, और जब अपोज करेगी तो उसकी डायरेक्शन जब बतानी होगी तो वो उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो उस टाइम पे करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अपोज करने के लिए घूमना स्टार्ट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बढ़ेगी तो उसको अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ घट रही होगी उसको अपोज करने के लिए वो करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा। मतलब उस टाइम पे आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शन को बता पाओगे विद द लेंज लॉ। ठीक है, ये लेंज ने आपका ये चीज डिस्कस करके बताया था। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको लेंज लॉ कंफर्म हो गया होगा।
समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। उसका फॉर्मूला में आपको माइनस बढ़ा के चलना है और उसका ये डेफिनेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, चलो इनको नोट करो। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं मोशनल, ये कह सकते हो मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले बाय फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ का यूज करके डिस्कस करेंगे, फिर बिना फैराडे लॉ का डिस्कस करेंगे। पहले एक बार फैराडे लॉ का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बिना फैराडे लॉ का यूज करके मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, बताता हूँ क्या होता है मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो आगे डिस्कस करेंगे मोशनल मोशनल इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फैराडे लॉ, बाय फैराडे लॉ। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह भैया अपना मिलाते रहना। ठीक है, अपनी स्पेलिंग आप लोग मिलाते रहिएगा। ठीक, चलो आगे डिस्कस करना है कि मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ। ठीक है, अब मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ईएमएफ जनरेट होगा तो उसको मोशन के फॉर्म में करवाना है। जैसे सपोज करो कि आपके पास में कॉइल होगी, उस कॉइल को जैसे मान लो आपके पास में ऐसा कर लो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग एक ऐसा कॉइल बनाते हैं, ये एक ऐसा वायर ले लेते हैं, एक ऐसा कंडक्टर कॉइल लेते हैं जिसमें आप एक वायर को लगा के आगे पीछे कर सको। जैसे इसमें एक वायर लगा लेते हैं हम लोग इस तरीके से, और इस वायर को हम ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वायर को लगाना है, मतलब एक ऐसा कंडक्टर बॉडी लेना है जिसमें हम एक वायर को ऐसे आगे पीछे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम उसको मोशन के फॉर्म में बोलेंगे। अब कैसे करना है, तो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब किसी वायर वगैरह को मोशन के फॉर्म में करने के बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैराडे। एक बार फैराडे की हेल्प से करेंगे, फिर एक बार बिना फैराडे की हेल्प से करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, तो उसके लिए सपोज करते हैं हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक हम कंडक्टर बॉडी इस तरीके का लेते हैं कि जिसमें एक वायर को हम आगे पीछे मूव कर पाए। तो हमने एक वायर को ले लिया। ठीक है, और इस वायर को हम आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक, और जब इस वायर को आगे पीछे मूव करते हैं तो सपोज करो ये जो आपका, मान लो पहले इसको नाम भी दे दो, ए बी सी डी। ये हमने एक वायर ले लिया और इस ए बी सी वायर को हम आगे पीछे मूव करने वाले हैं। ठीक है, इस वायर की लेंथ ले लो, सपोज इस वायर की लेंथ है एल। ठीक है, और इसका डिस्टेंस है एक्स। ये वायर इस कंडक्टर बॉडी में एक्स डिस्टेंस पे रखी गई है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हमको इस वायर को मूव करवाना है। तो सपोज करो हम इस वायर को कहते मान के चलते हैं ये जो वायर है वो v वेलोसिटी से इसको हम आगे पीछे मूव करवा रहे हैं। ठीक है, उस वायर को हम v वेलोसिटी से ऐसे आगे पीछे मूव करवा रहे हैं। जब इस वायर को आप आगे पीछे मूव कराओगे तो आपको फिर वहां पे ईएमएफ इंड्यूस करके मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इस वायर को आगे पीछे मूव कराओगे तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, ये याद रख लेना कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ईएमएफ आपका इंड्यूस हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, तो जैसे हम इस वायर को आगे पीछे करते हैं, तो सपोज करो हम वायर को आगे पीछे करते हैं और वायर इधर लेके आते हैं, इस वायर को हम इधर पे लेके आते हैं। तो किसी टाइम में जब वायर को हम इधर पे लेके जाते हैं तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो बाय फैराडे लॉ लिखेंगे, बाय फैराडे लॉ, फैराडे का लॉ क्या कहता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होती है मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। हम लोग ये अपना मैग्नीट्यूड के टर्म में लेके चल रहे हैं, तो उसका वैल्यू होता है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, या फिर ऐसा कर लो बी ए होता है बी डॉट ए, फिर बी ए कॉस थीटा ही मान लो, और थीटा की वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और फाई की वैल्यू आपको मिलेगी बी ए करके।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा phi इज इक्वल टू बी ए। तो अगर हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो आपको ईएमएफ क्या मिलेगा, डी बी ए डिवाइड बाई डी टी, इस तरीके से। ठीक है, बी आपका कांस्टेंट टर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बी में चेंज नहीं करना है, तो बी को बाहर लेके आओ, तो बी को जब बाहर लेके आएंगे तो अंदर बचेगा डी ए डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, और ए का मतलब होता है एरिया, और अगर इस जो कॉइल हमारे पास थी ए बी सी डी, अगर उस कॉइल का हम एरिया निकालते हैं, तो अगर हम एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ कॉइल, तो वो हमको मिलता है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में, आपको देखने से पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी एल है और ब्रेथ हमारी एक्स है, ये हो जाएगा एल इंटू एक्स एरिया। तो हम अगर एरिया की वैल्यू पुटअप करते हैं तो बी डी एल इंटू एक्स डिवाइड बाई डी टी, जिसमें आपका लेंथ तो फिक्स रहेगा, आप इस वायर को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी इसमें लेके मूव करा लो, आपका लेंथ तो चेंज नहीं होगा, बस आपका ये जो ब्रेथ वाला एरिया ये तो चेंज होगा। इसको अगर यहाँ पे लेके जाओ तो एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, पीछे लेके आओ तो एक्स की वैल्यू कुछ होगी, और आगे लेके जाओ तो एक्स की वैल्यू कुछ और होगी। तो आगे पीछे करते हो तो एक्स की वैल्यू चेंज तो होगी, पर आपका लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर लेंथ ऑफ वायर चेंज नहीं होगा तो उसको कांस्टेंट मान के उसको बाहर जब करेंगे तो ईएमएफ आपको मिलेगा, ईएमएफ बी एल और डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ये फॉर्मूला मिलेगा। अब अगर आपको याद हो मैकेनिक्स कहते हैं उसको, वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। याद है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब इस वायर को जब आगे पीछे करोगे तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगी टाइम के साथ में चेंजिंग आएगी, उसको कहा जाता है वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला होता है आपकी वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मींस ये बनेगा ईएमएफ इज इक्वल बी एल वी, मतलब बी एल वी बल, ऐसा बोल सकते हो, बी एल वी बल, है ना। ये फॉर्मूला बनेगा ईएमएफ का बी एल वी करके, जब आप किसी क्वाइल वगैरह को, किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराओगे और फ्लक्स में चेंजिंग कराती है, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा उस ईएमएफ की वैल्यू आएगी बी एल वी। ठीक है, बाई ये हम लोगों ने फैराडे लॉ से इंक्लूड करके निकाला है, उस टाइम पे आपके ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा बी एल वी। ठीक है, अब यही काम और यही फॉर्मूला हमको डिराइव करना है विदाउट द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ। हमने यहाँ पे फैराडे लॉ का जिक्र करके निकाला था, अब बिना फैराडे लॉ का हमको यूज करना है कि विदाउट द यूज ऑफ फैराडे लॉ जो ईएमएफ हमारा आया है बी एल वी, ये किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं किस तरीके से आएगा। चलो लिखेंगे ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ फैराडे लॉ। फॉर्मूला तो हमको फिर से यही लेके आना है, बल्ब वाला। ठीक है, इसको आप बल्ब नाम दे दो, बल्ब वाला फॉर्मूला हमको फिर से लेके आना है। ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल बी। अब कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना, जैसे सपोज करो वही हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमको क्या करना है, एक कंडक्टर बॉडी को मूव कराना है। ठीक है, मोशनल का मतलब होता है मूव करवाना है। तो सपोज करो हमारे पास में ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर बॉडी को मूव कराने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास में ये एक कंडक्टर बॉडी है, ये एक कंडक्टर बॉडी है हमारे पास में, इस कंडक्टर बॉडी को हमको इसके अंदर v वेलोसिटी से मूव करवाना है। ठीक, तो सपोज करो हमारे पास में एक कंडक्टर बॉडी है, इस कंडक्टर बॉडी को v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं। ठीक है, तो जैसे इस कंडक्टर बॉडी को मूव कराओगे, तो कंडक्टर बॉडी को मूव कराने का मतलब क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब आप कंडक्टर बॉडी को मूव कराओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को भी मूव करना होगा, है ना। जाहिर सी बात है, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो जब कंडक्टर बॉडी को मूव कराओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। तो अगर आप कंडक्टर बॉडी को मूव कराते हो मींस आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी आपका मूव करेगा v वेलोसिटी से ही। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है और मूव करता है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर काम करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को आप मूव करवा रहे हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं।
तो अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उसका फॉर्मूला होता है आई बी एल, आई बी एल, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराती है तो उस पर इतना फोर्स लगता है Q इंटू ई, ये क्यू वी बी होता है। ऐसा कर लो, एक और फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का दो फॉर्मूला होता है, एक आई बी एल होता है, तो हमको करंट वगैरह तभी पता नहीं, उसका फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्यू वी बी वाला यूज करते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल है उसको मूव करवा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाला यूज करते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। वो मैग्नेटिक फोर्स इस अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होके कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो मैग्नेटिक फोर्स इसकी डायरेक्शन में काम करता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में काम करता, पर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की साइड में इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं उसको, जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की साइड में काम करेगा। और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी क्यू वी बी, और क्यू वी बी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिख लो ई वी बी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब ई वी बी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो गया। अब जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नीचे की साइड में लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, मतलब नीचे की साइड में आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही नीचे की साइड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना स्टार्ट करेंगे तो ठीक उसके रेस्पेक्ट में ऊपर की साइड में आपको पॉजिटिव चार्ज जमा होने मिल जाएंगे। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नीचे की साइड भाग रहे हैं, उस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की साइड लग रहा है, तो इस कंडक्टर बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो नीचे की साइड में आएंगे और जो भी पॉजिटिव चार्ज उसके रेस्पेक्ट में जनरेट होगा वो सब ऊपर की साइड में चले जाएंगे उस कंडक्टर बॉडी में, ठीक है। जैसे ही ऊपर की साइड में पॉजिटिव चार्ज और नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज, तो उसको कहा जाता है उस टाइम पे, जैसे सपोज करो एक साइड में आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती है तो उस टाइम पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो जैसे ही नीचे इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो उस पूरे कंडक्टर बॉडी में एक तरीके से ऐसे ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, ठीक। कैसे होगा, जैसे नीचे की साइड में इलेक्ट्रॉन जमा होंगे ऊपर की साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, ठीक वैसे ही ऊपर से नीचे मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगना स्टार्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू होगी ये वाली Q इंटू ई, ये आपकी फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे वो ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की साइड में लगेगा और उसकी वैल्यू होगी Q इंटू ई कह सकते हो। तो Q की जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखेंगे E इंटू ई करके, तो उस पे उस टाइम पे इतना फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, मतलब एक ही कंडक्टर बॉडी को जो मूव कराया हमने तो ये होता है एक्चुअल में होता है कि पहले जब मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगा तो उसकी वैल्यू हमको ये मिल गई, फिर जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा और उसकी वैल्यू होगी ये E इंटू ई करके, ठीक है। अब जब आपको टोटल फोर्स इसमें निकालने के लिए कह दिया जाए तो नेट फोर्स निकालोगे। अच्छा एक चीज और देखो, जब ऐसा हो जाएगा तो एक टाइम मतलब ये जब पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा और इस पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो उसमें होता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा नहीं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इसी तरीके से, और हर एक इलेक्ट्रॉन से ऐसे बार बार फोर्स लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू सेम हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की जब टोटल नेट निकालेंगे तो नेट फोर्स आता है 0 के बराबर, ठीक है। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स मतलब एफ ई एंड एफ बी जब टोटल करोगे ना, एफ नेट निकालोगे
तो वो एफ नेट क्या होता है, वो 0 के बराबर आता है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमा होते होते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जमा होते होते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यूज सेम सेम हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, एफ पी एंड एफ बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, आगे जब हम एफ ई की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो जब वैल्यूज पुटअप करने जाओगे तो क्या मिलेगा, एफ ई की वैल्यू क्या है, ई इंटू ई, मतलब ई एन ई लिख लो, प्लस करके आपके पास में कौन है, एफ बी, एफ बी मतलब ई, उसको लिखना चाहो तो ऐसे v क्रॉस v करके लिखा जाता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई v क्रॉस v करके लिखा जाता है। टोटल वैल्यू आपकी 0 है। इनको उस साइड भेजो तो एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ठीक है, और एक वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो ई से ई तो आपका कैंसिल आउट हो गया, निकाल दो उसको, तो बचेगा कैपिटल ई इज इक्वल्स टू माइनस v क्रॉस v। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, जैसे ही अब ये काम हुआ तो हमारा ईएमएफ भी तो इंड्यूस्ड होगा, है ना, हमारा ईएमएफ भी इंड्यूस करवाना है। जो ईएमएफ होगा उसके इंड्यूस के लिए हम लोग एक पोटेंशियल का वैल्यू याद करते हैं, जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई डी आर करके एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक क्या कहते हैं, रिलेशन होता है। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई डी आर करके ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे और E की वैल्यू को पुटअप करा जाए, ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर लो, डी आर को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर लो तो आपको डी वी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ई डॉट डी आर। डी आर का मतलब होता है डिस्टेंस। तो सपोज करो हमारे पास जो ये कंडक्टर बॉडी थी उसकी लेंथ है एल, कंडक्टर बॉडी की लेंथ एल, तो ये हो जाएगा dl। ठीक है, dv इज इक्वल टू ई डॉट dl करके मिलेगा। ठीक, आगे अगला काम हमारा क्या रहेगा, e की वैल्यू पुटअप करो और दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगला काम क्या रहेगा, हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो वैल्यू पुटअप करेंगे और दोनों साइड की इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा v क्रॉस v। अच्छा देखो, एक माइनस पहले से था और इसका भी माइनस लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, v क्रॉस v डॉट dl, ऐसे इस तरीके से मिलेगा। और जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, तो इंटीग्रेशन में देखो ये जो dl dl लिखा गया है, ये dl का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल लेंथ। मतलब जो हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक, ये सब स्मॉल लेंथ के लिए आ रहा है। अगर हमको टोटल लेंथ निकालना, टोटल एल लेंथ के कंडक्टर के लिए निकालना हो जाए तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा, और उसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से लेके एल तक। और dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा v, या फिर उसको कहा जाता है EMF। dv को अब इंटीग्रेशन ऑफ dv को अब v करके लिखो, चाहे तो आप EMF करके लिख लो। ठीक है, दूसरी चीज आगे ये v क्रॉस b आपका कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर लो, v क्रॉस b इसको बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या मिलेगा। अच्छा, इसको बाहर करके हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, अच्छा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बाद में लिखेंगे। चलो इसको हम लोग EMF लिखते हैं। ठीक है, आगे v क्रॉस b बाहर कर लिया हमने, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 0 इंटू एल, इसको ऐसा कर लो, नहीं बाद में कहोगे ये कहाँ से आ गया। चलो ये dl को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब dl का इंटीग्रेशन करोगे 0 से l तक ना, तो आपको फिर से वही l की वैल्यू ही मिलने वाली है, तो वो मिलेगा आपको v क्रॉस b एंड l मिलेगा करके। ठीक है, और इन सबको जब एक साथ में मैच करा के लिखोगे तो ये जो आपका पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल वाली चल रही है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, वेलोसिटी इधर है तुम्हारी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल है, और इसको जब हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे EMF करके लिखेंगे, और इसको ऐसा लिख लेना B L V मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो फिर से आपको वही फॉर्मूला मिला है EMF का, EMF इज इक्वल टू BLV। आप चाहो तो यहीं पे इसको V न करके आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहो तो EMF करके लिख लेना मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब लिखेंगे तो जो वेक्टर V आपका पोटेंशियल वाला है, हालांकि पोटेंशियल वेक्टर फॉर्म में नहीं चलता है, फिर भी हमने लिखा है इस टाइम पे इसको कैलकुलेट करने के लिए बस। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखा गया है, इधर हटा लेना अगर चाहो तो, कैलकुलेट करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो जो आपका पोटेंशियल निकलेगा वही EMF होता है, और उसकी वैल्यू फिर से आपको BLV मतलब बल्ब मिलेगा। ठीक है, मतलब हमने एक बारी विद द हेल्प ऑफ फैराडे करा था और एक बारी विदाउट हेल्प ऑफ फैराडे निकाला, तो भी EMF की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, BLV। मतलब जब किसी कंडक्टर बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाया जाता है, तो उस टाइम पे EMF जो प्रोड्यूस्ड होता है उसकी वैल्यू होती है BLV। मतलब मोशन के फॉर्म में रखने पे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी BLV के
बराबर। ठीक है, तो आप इनको नोट करिएगा। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं रोटेशनल। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ का मतलब समझो, जैसे रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है। चलो, रोट रोटेशनल ईएमएफ कहते हैं इसको, या फिर ऐसा कह लो रोटेशनल, या फिर रोटेटिंग रॉड की वजह से ईएमएफ निकालना हो, या फिर इसको ऐसा भी कहा जाता है ईएमएफ ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। मतलब एक बार हमने क्या करा, रॉड को सीधा सीधा चला के देख लिया, अब रॉड को घुमा के देख लो। मतलब जैसे हमने एंगल पे से गोल गोल घुमाया था ना, वैसे ही। तो सपोज करो कि आपके पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास में एक रॉड है, ये एल लेंथ की एक रॉड है। ठीक है, एल लेंथ की आपके पास में एक रॉड है। इस रॉड को इसमें घुमाना है, इस तरीके से कह सकते हो ओमेगा से इसको घुमाना है इसके अंदर। इस रॉड को ऐसे ओमेगा से इसके अंदर ऐसे गोल 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 घुमाना है, मतलब उसके एक्सिस पे ऐसे रोटेट करवाना है। ठीक है, जब इस रॉड को ऐसे रोटेट करवाते हो तो उस टाइम पे आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा ईएमएफ का, आपको वो निकाल के बताना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं, हम एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं पहले। छोटा सा पॉइंट मतलब ऐसे सपोज करो इस रॉड के ऊपर एक थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। सपोज करो ये रॉड जब ऐसे मूव करेगी तो हम सपोज करते हैं कि ये रॉड से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसकी वैल्यू है dx। ये जो साइड है इसकी वैल्यू हम सपोज करते हैं dx है। ठीक है, ये जो dx वाली रॉड का हिस्सा है ये भी मूव करेगा, क्योंकि पूरी रॉड को एक साथ निकालने से अच्छा है पहले छोटा छोटा निकाल के इंटीग्रेशन मार देना। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये एल लेंथ की पूरी हमारी रॉड है। ठीक है, उस रॉड के एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी वैल्यू है dx, और उसको मूव कराते हैं तो सपोज करते हैं वो v वेलोसिटी से मूव करता है जिसकी वैल्यू होगी x ओमेगा। फॉर्मूला होता है r ओमेगा करके, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, अगर आपको याद हो तो x ओमेगा से वो उस v वेलोसिटी से मतलब मूव करेगा। जब ये गोल गोल घूमेगा तो मूव भी करेगा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी तो मान के चलते उसकी वैल्यू होगी x ओमेगा। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, x ओमेगा। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अब आगे आपको निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो आगे फॉर्मूला लगाएंगे ईएमएफ का, जो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला था बल्ब करके, BLB करके निकाला था। अब ये हम लोग स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ईएमएफ डी ईएमएफ निकालेंगे स्मॉल डिस्टेंस के लिए, बी वी एंड डीएल करके निकालेंगे। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्टेंस। तो कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो वो मूव कर रहा है देखो, अच्छा ये डिस्टेंस हमारा dl नहीं लेंगे, हम लोग dx डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, dx डिस्टेंस लेते हैं। आगे कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो x ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारे पास में dmf की वैल्यू आएगी bx ओमेगा dx। मतलब उस टाइम पे जब ये छोटी सी पार्टिकल कह सकते हैं, जो छोटी सी ये जो रॉड का छोटा सा हिस्सा जब मूव करेगा ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो उस टाइम पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी bx ओमेगा dx। ठीक है, अगर हमको पूरी रॉड को रोटेट करवाना हो जाए तो पूरी रॉड के लिए निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो ईएमएफ का, डीएमएफ का अगर आप इंटीग्रेशन करवा लेते हो तो आपको पूरी रॉड का ईएमएफ निकल के मिल जाएगा। ठीक है, तो जब पूरी रॉड के लिए निकालना होगा तो क्या करोगे, ऐसा कर लो इंटीग्रेशन bx ओमेगा dx, जिसमें देखो आपका ओमेगा एंड बी कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर कर लो। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करवाएंगे, तो पूरी रॉड की लेंथ अगर सपोज करते एल है तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करवाना है भाई, तो 0 से लेके एल तक इंटीग्रेशन करवाएंगे। ठीक है, अगला काम बी एंड ओमेगा को कांस्टेंट बना के बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा 0 टू एल एक्स एंड dx। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो मिलता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू एल, एंड हमारे पास में बी ओमेगा पहले से था प्रेजेंट। ठीक है, अगला काम ई एम एफ इज इक्वल टू आपको मिलेगा, ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू पुटअप करना, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ये मिलेगा वैल्यू आपको। ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ये आपके ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, टोटल ईएमएफ जो होगा
तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू आपको इतना मिलेगी, ठीक है, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, ठीक है। मतलब जब किसी रॉड को रोटेट करवाया जाता है तो उस टाइम पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, डी फाई बाई डी टी, तो उसकी वैल्यू इतनी होती है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। मतलब रॉड को मूव करवाते हो तो डी फाई बाई डी टी वैल्यू आती है, रॉड को रखते हो, ठीक है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो डी फाई बाई डी टी। रॉड को मूव करवाते हैं तो बल्ब करके फॉर्मूला आता है, बीएलबी करके फॉर्मूला आता है। रॉड को रोटेट करवाते हैं तो फॉर्मूला आता है हाफ बीएलबी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये था आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ किस किन किन तरीकों से प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे निकलता है, ठीक है। तो इनको नोट करिए। तो फिर आगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। काम करते हैं, ये सेल्फ इंडक्टेंस से पहले ना एक टॉपिक है हमारे पास में, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन रोटेशन रोटेटिंग ओरिएंटेशन ऑफ ए कॉइल। ये एक टॉपिक है कि एक कॉइल आपके पास में जिसके जिसको जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो उसके ओरिएंटेशन की वजह से क्या क्या ईएमएफ चेंज में आएगा वो निकालना है आपको, ठीक है। जैसे इसको कहा जाता है एसी जनरेटर, आपने देखा है, जैसे एसी जनरेटर होता है क्या बनाते हैं, उसमें एक नॉर्थ पोल बनाते हैं, एक साउथ पोल बनाते हैं, मतलब एक चुंबक लेते हैं उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके अंदर एक तरीके से इस तरीके से बॉडी होती है ए बी सी डी रेक्टेंगुलर शेप में, एक कॉइल होता है, ठीक है। वो कॉइल को ऐसे कुछ बार्निश से जोड़ा जाता है, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से बनाया जाता है उसका फिगर, इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज करो इसको एसी जनरेटर भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो सपोज करो कि आपके पास में एक कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ये सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास में नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है। तो जब आप जानते हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है नॉर्थ पोल से निकलती है वो साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है, फिर से घूम फिर के वापस उसी नॉर्थ पोल में फिर से पहुंच जाती है, इसे ऐसे ही होता है। तो जब एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और एक क्या कहते हैं कॉइल आपके पास में एबीसीडी, और इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो जब ये कॉइल के अंदर करंट पास होगा तो ये कॉइल का क्या करेगा, ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो उस टाइम पे आपको ईएमएफ निकालना है। तो उस टाइम पे जो ईएमएफ निकालना होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा जब रोटेट करेगा तो सपोज करो ये रोटेट करेगा तो ओमेगा से रोटेट करेगा, है ना, जब भी रोटेट करेगा तो ओमेगा से रोटेट करेगा। जब ओमेगा से रोटेट करेगा तो जो थीटा एंगल पे अगर रोटेट करता है सपोज करो वो ओमेगा टी से किसी टाइम पे वो रोटेट करता है, ठीक है, किसी एंगल से वो ओमेगा टी के साथ में वो रोटेट करता है, ठीक। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ईएमएफ का वो क्या होता है, ईएमएफ अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से लेके चले तो माइनस डी फाई बाई डी टी, और साथ में एन लगा लेना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एन लिख लेना, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने वायर्स को ऐसे लपेटा गया है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो ये फॉर्मूला होता है बाई फैराडे लॉ हमने निकाला था, डी फाइव बाई डी टी, एंड लेंज लॉ ने हमको माइनस लगाने के लिए बोला था, ठीक है, और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताएगा। तो मॉड ऑफ ईएमएफ जो होता है वो हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी करके, ठीक। आगे फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है बी ए कॉस थीटा, अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फ्लक्स तो उसकी वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा। जब ये आपका कॉइल इसमें घूमना स्टार्ट करेगा तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और फ्लक्स की वैल्यू जो होगी, और वो जो कॉइल घूम रहा था वो ओमेगा टी से, हम सपोज करें कि जब घूमना स्टार्ट करेगा तो ओमेगा टी से रोटेट करेगा, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं फाई जो होगा वो बी ए कॉस ओमेगा टी होगा, मतलब इतने से वो घूमना स्टार्ट करेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये मिलेगी, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अगर ये फाई की वैल्यू हम ईएमएफ में पुटअप करते हैं तो ये हमको क्या देगा, माइनस का एन एंड बी फाई की जगह पे बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी, ये हमको देगा, ठीक है। आगे ये जो बी एंड ए है, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब कि इसका एरिया ले लो, एंड बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर कर लो तो अंदर बचेगा डी कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई
डी टी। ठीक है, ये बचेगा आपको। तो अगला काम माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का आप डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, एन बी ए ये आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बचेगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ईएमएफ जो हो जाएगा आपका, ईएमएफ ये मिलेगा माइनस एन बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी की वैल्यू को फिर से हटाओ, माइनस एन बी ओमेगा ए एन ये साइन थीटा। अच्छा माइनस ये है ना, माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ईएमएफ आपको जो मिलेगा उसकी वैल्यू ये होगी एन बी ए ओमेगा एन साइन थीटा, या फिर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिलेगा जब आप उसके ओरिएंटेशन में चेंजिंग लाते हो। मतलब एक आपके पास में कॉइल रहेगा, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, उसको मूव कराओगे। ठीक है, मूव कराने के साथ साथ में उसको रोटेट करवाना है। रोटेट करवाते हैं तो समझ सपोज करते हैं कि वो ओमेगा टी से किसी टाइम पे किसी एंगल से रोटेट करता है, तो हमारे पास में ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एंड फाई होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम लोग ओमेगा टी पुटअप करेंगे और ईएमएफ जब निकालेंगे तो हमको वो वैल्यू देगा एन बी ए ओमेगा ए साइन, मतलब एन बी ओमेगा ए साइन थीटा, या फिर एन बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो किसी रॉड के या किसी कॉइल के ओरिएंटेशन में चेंज लाके उसको रोटेट भी करवाना है और ओरिएंटेशन में चेंज करवाना है, तो आपको ईएमएफ का फॉर्मूला ये मिलेगा एन बी ओमेगा ए साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो इनको नोट करना। फिर अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है कि खुद से ईएमएफ प्रोड्यूस करना। ऐसा कह सकते हो कि जैसे मान लो कि आपके पास में एक कॉइल है। ठीक है, उस कॉइल में आपने करंट को भेजा और करंट की वैल्यू को आप चेंज करते हो। जब करंट की वैल्यू को आप चेंज करते हो तो करंट की वैल्यू को चेंज करने पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, उस टाइम पे जो हमको वैल्यूज पुटअप होंगी, जो वैल्यू हमको मिलेगी, उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। मीन्स जैसे सपोज करो हमारे पास में एक कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है, और इस कॉइल को कहा जाता है सोलेनॉइड। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास में एक सोलेनॉइड वाला कॉइल है। ठीक है, जिसका लेंथ मान लो एल है। इस कॉइल की लेंथ को मानते हैं कि एल है। ठीक है, इस पूरी कॉइल की लेंथ एल है। ठीक है, और इसका एरिया वगैरह ए है, और इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। ठीक है, एक कॉइल है जो सोलेनॉइड की तरह जैसा दिखता है, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है जिसकी लेंथ है एल, और उसमें हम एक करंट भेजते हैं, चेंजिंग करंट। ठीक है, उसमें एक चेंजिंग करंट भेजते हैं। तो जैसे इस कॉइल के अंदर आप करंट भेजोगे तो उस करंट के वजह से क्या होगा, अच्छा इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मत रखना फिलहाल के लिए। अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हो, आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं करना है, तो जैसे इस चेंजिंग करंट को भेजोगे, चेंजिंग करंट क्या करेगा, इसमें ऐसे गोल 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 घूमते 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 आगे पहुंचेगा। जैसे ही करंट किसी कॉइल में किसी वायर में पास करेगा तो वो अपने आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। करंट का काम यही होता है कि अपने आसपास के एरिया में, अगर करंट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो अपने आसपास के एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब ये करंट आपका वो चेंजिंग करंट एक तो, और जब ये मूव करेगा तो अपने आसपास के मतलब इस पूरे कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और इस ये चेंजिंग करंट है, मतलब करंट की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी। जब करंट की वैल्यू चेंज होगी मतलब फ्लक्स की वैल्यू में भी चेंजिंग आएगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आएगा तो आपको एक ईएमएफ प्रोड्यूस करके मिलेगा। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है, मतलब कि एक चेंजिंग करंट को जब किसी कॉइल के अंदर भेजा जाता है तो वो खुद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजिंग लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लो कि आपके पास में जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं फाई की वैल्यू आपके पास में बी ए
और जब हम फ्लक्स की वैल्यू में चेंजिंग लाते हैं तो अगला काम हम करेंगे, हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। अच्छा, ये एक सोलेनॉइड है ना, तो सोलेनॉइड का अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होता है? तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये कहते हैं कि म्यू नॉट एन आई, ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड होता है। ठीक है, म्यू नॉट एन आई मीन्स म्यू नॉट आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, एन जो होता है वो कहते हैं उसको कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होता है उसको स्मॉल एन से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू होती है कैपिटल एन, मतलब नंबर ऑफ टर्न होता है टोटल, डिवाइड बाई एल, मतलब ये हो जाएगा एन डिवाइड बाई एल, स्मॉल एन की वैल्यू होती है, और आई जो होता है वो करंट होता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पुटअप करें फाई में, वो हमको क्या देगा, म्यू नॉट एन आई एन डिवाइड बाई मल्टीप्लाई ए, ये हमको फॉर्मूला बना के देगा, फ्लक्स की वैल्यू हमको मिलेगी म्यू नॉट एन आई इंटू ए करके। ठीक है, अब जो फ्लक्स हमारे पास में है, इस फ्लक्स में क्या क्या हमारे पास में म्यू नॉट एन आई इंटू ए करके है। अगर हम सपोज करें, ये तो हमारे पास में एक इस कॉइल के लिए हो गया, अगर हमारे पास में एन टर्न्स ऑफ, फॉर एन टर्न्स ऑफ कॉइल, अगर हमारे पास में एन टर्न्स ऑफ कॉइल हो, तो अगर हमने एक कॉइल के लिए निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं, और अगर हमारे पास एन टर्न्स ऑफ कॉइल हो तो क्या करेंगे, तो एन टर्न्स ऑफ कॉइल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल एन बढ़ाएंगे उसी में, और म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये फॉर्मूला पड़ेगा फॉर एन टर्न्स ऑफ कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास में, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास जनरेट हुई थी उसका फॉर्मूला लेके तो फाई इक्वल्स टू बी ए मिलेगा, और उसकी वैल्यू में जो बी हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। तो जब वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो ये तो हमारे पास एक फ्लक्स मिल गया किसी एक कॉइल के लिए। तो अगर हमारे पास उस कॉइल के अंदर एन टर्न्स ऑफ वायर हो, फॉर एन टर्न्स ऑफ वायर इन ए वायर इन ए कॉइल, एन टर्न्स ऑफ वायर होंगे किसी कॉइल के अंदर, तो उसका फॉर्मूला बनेगा एन, मतलब कैपिटल एन, ये कॉइल के लिए हो जाएगा। ठीक है, एन म्यू नॉट एन आई ए। अब स्मॉल एन जो हमारे पास में, उसकी वैल्यू देखो तो ये है एन डिवाइड बाई एल, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एन म्यू नॉट एन की जगह पे कैपिटल एन डिवाइड बाई एल इंटू ए इंटू आई, इस तरीके से। तो अगर हम एन से एन का मल्टीप्लाई करें तो हमको फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू आई डिवाइड बाई एल, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और इसको ऐसे करके लिख लिया जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल इंटू आई, ये आपको देगा। ठीक है, फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है आपका, ये फ्लक्स में देखो ये जो म्यू नॉट है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ए मतलब एरिया भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, एल मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो मतलब ये जो सब के सब ब्रैकेट वाले हैं ये ऑल दीज आर कांस्टेंट, ऑल दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, ये सब के सब क्या होंगे, एक कांस्टेंट टर्म्स बनाएंगे। तो ये जो सब के सब कांस्टेंट टर्म्स बना रहे हैं इन सबको एक ऐसा कहा जाता है, एक कलेक्टिवली ऐसे एल करके कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने फ्लक्स में देखा था, फाई जो हम निकाल लेते उसमें बी ए और एंगल को हम लोग कलेक्टिवली फ्लक्स बोले थे, जब मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल लेते सबको कलेक्टिवली हमने फ्लक्स बोल दिया था। ठीक वैसे सारी कांस्टेंट वैल्यू को कलेक्टिवली बोला जाता है एल इंटू ये बचेगा आई। तो यही होता है जो एल है ना, इसी एल को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, जो एल आपको मिला है एल इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई आई मिलेगा। ठीक है, एल आई को डिवाइड कर दो तो 5 इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई आई। तो जो एल होता है एल को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये जो एल होता है वही होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। मींस किसी कॉइल के किसी कॉइल वगैरह में अगर आप करंट में चेंज लाते हो तो जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो फ्लक्स में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, ऐसे न करके आप ऐसा भी कह सकते हो कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। मतलब किसी वायर वगैरह में अगर करंट में चेंज लाया जाए तो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस फ्लक्स की ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है तो कांस्टेंट टर्म यूज करा जाता है, इसको एल लिखा जाता है। तो ये तरीका होता है शॉर्टकट लिखने का, ये शॉर्टकट होता है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वही फाई इज इक्वल टू एल आई आता कैसे एक्चुअल में, तो इन प्रोसेस को करा जाएगा तब जाके ये फाई इज इक्वल टू एल आई आपको मिलेगा, जिसमें एल को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, या फिर
हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर एल की वैल्यू अगर आपसे कभी पूछी जाए कि एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू ये पूरी होगी आपकी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। जैसे वो याद है आपको, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं आर इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई आई। और जब हम इसके डिपेंडेंस के बारे में पूछते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग फिर इस तरीके से निकालते हैं आर इज इक्वल टू रो ए डिवाइड बाई एल, ऐसे करके निकाला। तो इन फैक्टर्स पे हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं। तो वैसे ही ठीक वैसे ही ये भी फॉर्मूला होता है कि फाइव इज इक्वल टू एल आई होता है, मतलब एल इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई आई होता है। जब भी आपसे कभी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये पूछा जाए कि किन किन फैक्टर्स पे वो इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है कौन कौन से फैक्टर, तो वो फाइव और आई पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इन क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, तो उनकी अगर डिपेंडेंस पूछा जाए सेल्फ इंडक्टेंस की, तो आप ये वाली क्वांटिटीज की वैल्यू बताओगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है आपका इस तरीके से निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है फाइव डिवाइड बाई आई। ठीक है, अच्छा आगे इसके कुछ टर्म्स के बारे में बात कर ले, तो एक टर्म्स है इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट के बारे में डिस्कस करें, तो ये आपका फ्लक्स है, और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। वेबर है टेस्ला के लो, टेस्ला होता है। ठीक है, और डिवाइड बाई करंट है, मतलब टेस्ला पर एम्पियर। एक तो ये हो जाएगा इसका यूनिट, या फिर शॉर्टकट में इसको हेनरी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हेनरी कहा जाता है। फ्लक्स को फ्लक्स का अगर आपसे यूनिट पूछा जाए तो होता है वो हेनरी। हेनरी को ऐसे एच से दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी फ्लक्स का यूनिट पूछा जाए तो फ्लक्स का यूनिट होता है हेनरी। सॉरी, अगर आपसे कभी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट पूछा जाए तो वो होता है हेनरी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाए तो एक तो होगा फाइव डिवाइड बाई आई ये करके, और एक और फॉर्मूला होता है फ्लक्स का म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल करके। ठीक है, और ये फॉर्मूले का आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका आगे आपको यूज मिलता है। ठीक है, तो इनको नोट करें तो फिर हम लोग आगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। और भाई अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो ना, तो आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे आपको किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, ठीक है, तो आप ये भी बता देना। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगले चैप्टर में हम लोग वन शॉट तैयार करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। पहले देखते हैं होता क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है, सपोज करो आपके पास में एक कॉइल है, जैसे ये एक कॉइल है, मतलब क्या कहते हैं, कॉइल मतलब वही है आपका सोलेनॉइड ही है, ये आपका एक सोलेनॉइड है। ठीक है, चलो ये एक सोलेनॉइड है जिसमें आप करंट पास करने वाले हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करते हैं, आपके पास में दो दो कॉइल रहेगा। सेल्फ इंडक्शन में आपके पास में एक कॉइल था जिसमें करंट फ्लो करा के आप फ्लक्स निकाले थे। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करते हैं, आपके पास में दो दो कॉइल होगा जिसमें से एक कॉइल में आपको करंट पास करवाना रहेगा और किसी एक कॉइल में आपको फ्लक्स निकलवाना रहेगा। कैसे करते हैं, सपोज करो आपके पास में ये कॉइल है, मतलब ये कह सकते हो आपके पास में ये सोलेनॉइड है। ठीक है, ये भी एक सोलेनॉइड ही है। ठीक है, और सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, भूल ना जाओ इसलिए लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन जो होता है वो कैपिटल एन डिवाइड बाई एल के बराबर होता है। ठीक है, आगे एक और कॉइल होगी आपके पास में, वो किस तरीके से होगी, उसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक, इसी के साथ में एक और कॉइल रखेंगे और उसमें हम लोग एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे जो आपके करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा कि दूसरे वाले कॉइल में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करना क्या होता है कि देखो, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास एक ही कॉइल होती है जिसमें हम करंट पास करवाते हैं और खुद से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करवा के ईएमएफ वगैरह सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करना होता है कि हमारे पास दो दो कॉइल्स होती है जिनमें से एक कॉइल के अंदर आपको करंट फ्लो करवाना होता है और एक कॉइल के अंदर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि एक कॉइल में आपको, मतलब उसमें दो कॉइल होंगे, एक कॉइल का नाम होता है प्राइमरी कॉइल। देखो, एक कॉइल होगी, ये इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसमें आप करंट फ्लो करवाते हो। तो एक कॉइल होगी
प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और एक कॉइल होती है सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल्स होंगी आपके पास में, एक होगी प्राइमरी कॉइल और एक होगी आपके पास में सेकेंडरी कॉइल। तो जब प्राइमरी कॉइल के बारे में डिस्कस करा जाता है तो प्राइमरी कॉइल का मतलब होता है कि जिस कॉइल में आप करंट फ्लो करवाओगे उसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और जिस कॉइल से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना रहेगा उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो दो दो कॉइल्स रहेंगी, एक कॉइल में आप करंट पास कराओगे और एक कॉइल से आप फ्लक्स निकालोगे। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मतलब लिखना हो तो ऐसे करके लिख लेना कि प्राइमरी कॉइल में करंट पास करवाते हैं, ठीक है, करंट पास करवाते हैं, एंड सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या कराते हैं, हमारे पास दो कॉइल होता है जिनमें से एक कॉइल में करंट पास करवाते हैं, एक कॉइल में फ्लक्स निकालना होता है। तो कौन से कॉइल में क्या करना होता है, तो प्राइमरी कॉइल से करंट पास करवाते हैं और सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल कौन कौन सी हमारे पास में, तो हमारे पास में दो सोलेनोइडल कॉइल्स हैं, जिसमें से प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट पास करवाते हैं। तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट पास कराओगे तो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल जब निकालने जाओगे तो फॉर्मूला होता है बी इंटू ए फ्लक्स का। ठीक है, और हम सेकेंडरी कॉइल के निकालते हैं तो सपोज करते हैं हमारे पास में N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है। N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो इधर लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इन सेकेंडरी कॉइल। तो जब ये निकालोगे मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi is equals to N2 into BA। N2 का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितना हो जाएगा, BA मतलब आपका फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, आगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फर्स्ट कॉइल में हम करंट पास करवाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको मिलेगी म्यू नॉट एन आई करके, उसकी वैल्यू अगर हम पुटअप करें तो बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई इंटू ए करके, और एन जो हमारा है वो है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। तो फर्स्ट कॉइल के लिए लिखना हो तो ऐसे N1 डिवाइड बाई एल करके लिख सकते हो। सपोज करो ये जो आपका सोलेनॉइड का है लेंथ है एल है, ठीक है, ये मान लेना। तो आगे हम अगर ऐसा करें N2 मिलेगा और हो जाएगा म्यू नॉट N1 डिवाइड बाई एल इंटू आई इंटू ए, ये मिलेगा। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फाई मिल जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइड बाई एल एंड आई, ये होगा एक फॉर्मूला। अब इसमें मैच कराओ तो म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म N1 N2 AL, ये सब के सब कांस्टेंट टर्म, मतलब ऑल दीज आर, फिर से वही ऑल दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स कह सकते हो। ठीक है, अगर ये सब के सब कांस्टेंट टर्म है तो इनको एक कलेक्टिवली नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है एम। जैसे उसको नाम दिया गया था सेल्फ इंडक्शन में, कलेक्टिवली नाम उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो इधर के केस में हम लोग इसको एक कलेक्टिवली नाम देंगे जिसको बोला जाएगा एम, और एम को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब फाई जब निकालोगे तो ये मिलेगा इस पूरे की जगह पे एम और आई, मतलब फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा एम आई, मतलब एम इज इक्वल टू फाई डिवाइड बाई आई, एंड एम की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो एक तो ये, और इधर से निकालोगे तो म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइड बाई एल, ये आपके एम की वैल्यू होगी। ठीक है, जिसमें एम को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, जो एम होता है वो एम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में शो करता है। ठीक है, मतलब एल से सेल्फ इंडक्टेंस शो आउट करा जाता है, एम से म्यूचुअल इंडक्टेंस शो आउट करा जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। तो उस तरीके से अगर शॉर्टकट में डेफिनेशन लिखना हो तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसको हटाएंगे तो इस एम इंटू आई करके लिख सकते हो। ऐसे डायरेक्टली अगर लिखना हो तो इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ऐसे डायरेक्ट चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे पूरा प्रोसेस करके निकाल लो। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को करके निकालो। ये लिखा जाता है ऑल दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। मतलब उसका ये होता है कि प्राइमरी कॉइल में करंट पास करवाना होता है, सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना होता है, सिंपल सा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में करंट पास कराओ, सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकाल दो, आपकी वैल्यू तैयार।
ठीक है। तो m बराबर मिलेगा आपको 5 डिवाइड बाई आई या फिर म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइड बाई l, ठीक है। तो ये होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहो या फिर म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इनको आप नोट करो। तो फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है, कि किसी कॉइल में आप एनर्जी किस तरीके से स्टोर करते हो। सेल्फ इंडक्टेंस जो ईएमएफ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अब इसमें हम लोग एनर्जी स्टोर्ड पढ़ेंगे, एनर्जी किस तरीके से स्टोर करा जाता है, ठीक है। इनको नोट करिए, तो आगे हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। चलो आगे डिस्कस करते हैं एनर्जी स्टोर इन ए इंडक्टर। किसी इंडक्टर के अंदर आप एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो सपोज करो हमारे पास में एक इंडक्टर है जिसका नाम है सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड नाम का एक इंडक्टर हमारे पास में कॉइल है जिसका लेंथ है L और उसमें I करंट फ्लो करवाते हैं। तो जब किसी इंडक्टर में एनर्जी निकालना हो तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ईएमएफ का, कि ईएमएफ बराबर हमारे पास में क्या होता है, तो वो होता है डी फाई बाई डी टी करके ईएमएफ, जिसमें फ्लक्स को अगर इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर लिखा जाए तो वो होता है L इंटू आई करके। अगर सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में फ्लक्स की वैल्यू लिखी जाए वो होता है I इज टू L इंटू आई करके। तो अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो ये मिलता है डी एल आई डिवाइड बाई डी टी करके, ठीक है। जिसमें से अगर हम L को कांस्टेंट टर्म बना के बाहर कर दे तो ये हो जाएगा L डी आई बाई डी टी, और अगर हम दोनों साइड में I से मल्टीप्लाई कर दे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई आई इन बोथ साइड, ठीक है। अगर हम दोनों साइड में I से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमको मिलता है आई ई एम एफ इज इक्वल टू एल आई डी आई डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। और ये जो आई ई एम एफ होता है ये एक तरीके से पावर का फॉर्मूला होता है। कैसे? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट। तो वैसे ही पोटेंशियल इंटू करंट इस तरीके से भी कर सकते हो, ई एम एफ इंटू आई। तो इसको जब पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा पावर इज इक्वल टू एल आई डी आई डिवाइड बाई डी टी। और पावर का एक और फॉर्मूला होता है, ये कह सकते हो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम को पावर कहा जाता है। तो अगर हम ये वाले वैल्यू पुटअप करें वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा आपको मिलेगा एल आई डी आई डिवाइड बाई डी टी करके, ठीक है। डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो डी डब्ल्यू बराबर हमको मिल जाएगा एल आई डी आई करके, ठीक है। हमको क्या निकालना था, टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन हमको एनर्जी स्टोर के बारे में बताएगा। जब हम टोटल वर्क डन लिखेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन मिलेगा जो कि आपको एनर्जी के बारे में बताएगा, ठीक है। वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब छोटे वाले डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दो। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आई डी आई इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। अगला काम एल कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो तो ये इंटीग्रेशन में मिलेगा आई एन डी आई करके। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू एंड ये हो जाएगा एल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका एनर्जी स्टोर का, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो, किसी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पर यूनिट में निकालना हो, पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना हो, तो वो अगर करना चाहो पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना हो तो उसी एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपको एनर्जी स्टोर निकल जाएगा, ठीक है। उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट वॉल्यूम आपको एनर्जी स्टोर करके मिल जाएगा, ठीक। तो एनर्जी स्टोर किसी इंडक्टर में अगर आपको निकालना हो तो उसका वैल्यू होता है हाफ एल आई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खत्म होता है, ठीक है। तो इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए, ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा। तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। थैंक यू।